जबकि अब रियलिटी यह है कि हम अकेले खड़े हैं। दूसरा, मोदी जी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम इंडिया में हो गया है, आपको लगता है? और तीसरा, बैंक का लोन जो है वो कहते हैं फोन पर, और एनपीए का पहाड़, जिस तरह से लोन कर्जे माफ किए गए हैं, एक ही उसमें अनिल अंबानी ही को अगर ले लीजिए कर्जे, उसका माफ हुआ। मतलब आदमी कितनी सफाई से खड़े होके सफेद झूठ को भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है। मैं प्रकाश भाई, और ओवरऑल ये जो सारा कुछ हुआ, आप सबसे वरिष्ठ हैं, आपने एक लंबा इसको देखा है। हम सबको कष्ट है जो भी हो रहा है, ये ठीक से होना चाहिए था। लेकिन नेहरू की को गाली, नेहरू के चरित्र पे बातचीत, इंदिरा गांधी के चरित्र पे बातचीत, मैं इस पे भी आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा प्रकाश भाई। पहले तो पूरी विनम्रता से मैं कह दूं कि सब मेरे सहयोगी है, कोई वरिष्ठ कनिष्ठ नहीं है। और आपके आखिरी वाक्य जवाहरलाल नेहरू से ही बात शुरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू का एक प्रसंग आप में से कई मित्र जानते होंगे। वो एक सार्वजनिक सभा में भाषण देने गए और एक महिला ने उनका कुर्ता पकड़ लिया और उनसे कहा कि आप ये बताइए कि आप तो प्रधानमंत्री बन गए, हम लोगों को क्या मिला? जिन प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े जल्दी गुस्सा हो जाते थे, तो रुक जाते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए उस वृद्धा से कहा कि आजादी से सबसे बड़ी बात आपको ये मिली कि आप प्रधानमंत्री की बाहें पकड़ सकते हैं। और ये बात मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि संसद में अगर किसी लोकसभा के अध्यक्ष को ये सूचना मिलती है कि कोई सदस्य हमलावर हो सकता है, तो मुझे लगता है कि तुरंत उस समय अधिवेशन की कार्यवाही बंद कर और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये भारतवर्ष के गणतंत्र के अमृत काल में पहला अवसर ऐसा है कि सदन के अंदर जो कुछ हुआ उसके बारे में लोकसभा का अध्यक्ष अगर ये कहता है कि मुझे ऐसी सूचना थी और मैंने प्रधानमंत्री से ये कहा कि आप सदन में बताना। आपकी जानकारी के लिए, जिस दिन संसद पर हमला हुआ था, मैं उस समय दिल्ली में संसद के समाचारों का संकलन करता था। आपको ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि उस समय जो राज्यसभा की उपसभापति थी नजमा हेपतुल्ला, हम उनको नजमा आपा कहते थे, जब उनको ये बताया कि बाहर कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वो वहां से जो राज्यसभा का द्वार था, जिसमें आमतौर पे उस समय भी और आजकल तो मेरे ख्याल से पत्रकारों को भी नहीं जाने देते, उस समय जो राज्यसभा के सदस्य थे आमतौर पर उसी रास्ते से जाते थे। तो वो उस दरवाजे की तरफ गई और वो दरवाजे के पास पहुंची और गोलियां चल रही थी। एक महिला इतनी साहसी हो सकती है कि वो हमारे यहाँ पर जो सहयोगी काम करते हैं, सुरक्षा देखते हैं, उनमें से किसी को कुछ तो नहीं हो गया, इसलिए वो वहां पे जाते हैं। उपसभापति स्वयं जाती है। उस समय क्या हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए? अब हम मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं को जितना थोड़ा बहुत मैं सुन सका, अब वो दांत से काटती कि कान काट लेती और उसके लिए आप गुजरात छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं, अपने राज्य से बाहर चले जाएं, या आप संसद में ना आए। और सबसे ज्यादा चिंतनीय बात यह है कि लोकसभा के कोई अधिकारी ये नहीं कह रहे हैं, ये लोकसभा के निर्वाचित दूसरे कार्यकाल में अध्यक्ष बने व्यक्ति आगे कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपने जो बजट की दूसरी बातें की, जो लोगों को कर्ज देने की बात की, ये सब गौण हो जाती है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर बात है। और इसके लिए तो लोग इंदिरा गांधी के बारे में एक मजाक करते थे कि इंदिरा गांधी कभी भी कह देती है कि इसके पीछे सीआईए है।
लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे सांसद हम पे हमला करेंगे, जबकि उनका जो उड़ीसा में आखिरी भाषण हुआ था उसमें उन्होंने जो कहा था वो आप लोगों को याद होगा, बड़ी मार्मिक बात कही थी उन्होंने कि मेरी आखिरी खून की आखिरी बूंद भी जो है वो देश के लिए बहेगी। और यहाँ पे अरे भाई अगर कोई मुझे मेरा कान भी काट ले, मुझे दांतों से भी कर दे, तो सिर्फ इतनी सी बात के लिए मैं संसद में आना बंद कर दूंगा? और संसद में कभी ऐसा हुआ है? ये जरूर है, हमारे जो साथी बैठे हैं इनमें से अधिकांश लोग जानते होंगे कि एक विधानसभा में एक पार्टी के विधायक ने अध्यक्षीय आसंदी की तरफ जूता फेंका था। मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सदस्य का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं जो भी निर्वाचन होता है, निर्वाचित सदस्य जो है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि सदन के अंदर वो एक इस तरह का शालीन बर्ताव करेगा। और आप में से सारे लोग जब हम कहते हैं कि अमृतकाल है तो ये भूल जाते हैं कि इसी सदन में, अब तो ये नई इमारत में होने लगा है, राम मनोहर लोहिया के जितने अनुयायी थे वो अपनी बात बनवाने के लिए गांधीवादी तरीके से खड़े होते थे, और वो नारायण सिंह जैसे व्यक्ति, राजनारायण जी खुद पहलवान थे, वो चाहते थे दो चार मार्शलों को उठा के फेंक देते, लेकिन वो घसीटते हुए ले जाते थे और कभी भी उन्होंने किसी पर भी हाथ उठाने की बात तो दूर करें। आनंदवर्धन सिंह जी, आप जैसे लोग तो भली भांति जानते हैं और इन चीजों को बहुत ही कई लोगों के मुंह से कई बार आपने सुना होगा, बाकी साथी भी याद करें कि उन्होंने कभी एक शब्द भी किसी के बारे में नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि आज हम इस बात के बारे में चर्चा करें, और अगर मान लीजिए हम इस बात पे भी देंगे, कोई पार्टी छोड़ता है तो उसको गद्दारी तो अब नहीं कहना चाहिए। अजित पवार जब तक जिंदा थे और जब वो साथ में नहीं थे तब तो करोड़ों रुपए के घोटालेबाज थे, उसके बाद ये वो शामिल हो गए, फिर स्थानीय संस्थाओं के चुनाव आ गए। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में ये कहा कि बहुत सारे लोगों को ये याद होना चाहिए कि ये वही आदमी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो ये कहा गया कि ये तो इतने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है इन्होंने। तो अजित पवार ने ये कहा कि मेरे पास भी एक फाइल है जिसमें सिंचाई का मामला जो है वो सिर्फ 200 करोड़ में वो परियोजना बनती थी, पुरंदर नाम की परियोजना में, नाम भी बता देता हूं आपको, लेकिन उसको ये कहा गया कि बढ़ा के 310 करोड़ कर दो, तो उसमें 100 करोड़ तो चुनाव के लिए अमुक पार्टी के काम आएगा और 10 करोड़ उस प्रोजेक्ट को बढ़ा चढ़ा के बनाने वाले अफसरों के बीच में बांट दिया जाएगा। और अजित पवार ने यह कहा कि मैं इस फाइल को अपने पास जानबूझ के मैंने रखा है, समय आने पर इसकी बात करूंगा। दुर्घटना हो गई, उनका निधन हो गया, अब वो फिर महान हो गए। तो हमारा लोकतंत्र क्या इन छोटी मोटी ओछी बातों से तैयार होगा? जितने जितने आप ये देखिए कि इस समय अगर बकायेदारों की और बकायेदारों में उनका जितना भी पैसा कर्ज में दिया गया है उनके माफ करने वालों की सूची आप निकालें तो क्या होगा? जो है आपको पता होगा, रिजर्व बैंक की 2 दिन लगातार बैठक चली। अब उसमें वो कुछ नियम बदलने वाले हैं। पहले आपकी गरीबी रेखा बदल गई और नई गरीबी रेखा के हिसाब से अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो गरीब ही नहीं रहे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हमको सिर्फ एक बिंदु पर चर्चा करना चाहिए, और वो बिंदु ये है कि हमें संसद चलाने का अभिनय करना है या संसद चलाना है।
यह देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि पहली बार मैं ये देख रहा था इस जीवन में। मुझे बहुत पल मिले हैं जब मैंने संसद के दोनों सदनों में कवरेज किया है, लोकसभा का अध्यक्ष एक मंत्री से ये कहे कि आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, आप इनको सिखाइए। ये काम लोकसभा के अध्यक्ष का है। अगर वो ये कहें कि आप ये सिखाइए, और पहली बार मुझे ये हुआ, होता है कुछ लोगों की अपनी भाषा है, कुछ लोगों के यहाँ पे आप शब्द का प्रयोग कम होता है, तुम शब्द सा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो गुजरात से भाई बैठे हुए हैं वो जानते हैं कि गुजराती में आप शब्द का बड़े सम्मान से प्रयोग होता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष किसी सदस्य से कहे कि तुम बैठ जाओ और डपटते हुए कहे, तो ये प्राथमिक शाला नहीं है। और मुझे लगता है, मैं किसी अन्य के बारे में तो नहीं कह सकता, और मैं उसका सपना भी नहीं देखता, उसकी कल्पना भी नहीं करता, लेकिन अगर किसी भी लोकसभा अध्यक्ष के पद पर मैं या मेरे जैसा व्यक्ति होता, तो ये मानकर चलता कि अगर मैं इस देश के प्रधानमंत्री को सदन के अंदर हिफाजत करने में अक्षम हूं, तो क्या मुझे इस पद पर बने रहने का अधिकार है? इस बारे में भी तो आप लोग विचार करिए। चर्चा तो इस बात पर होनी चाहिए ना। जी। मैंने मान लिया प्रधानमंत्री तो ऐसे हैं कि हम अगर आए बाएं शाएं बकते हैं, तो अब प्रधानमंत्री हैं, उनको हमसे ज्यादा बोलने का अधिकार है, वो इस तरह की बात कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, अमुक आदमी के बारे में आपने इसलिए कहा कि ये पगड़ी पहने हुए, तो ठीक है, बिना पगड़ी वालों को भी आप अपने रंग से देख लेते हैं, पगड़ी वालों के बारे में भी आप राय दे देते हैं, लेकिन सदन के अंदर सदस्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। और हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष बजाय इसके कि ये कहें कि सदन के अंदर किसी भी तरह की हम इस तरह की घटना नहीं होने देंगे, सारे के सारे मार्शल हैं वहां पे, दूसरे लोग हैं, महिलाएं हैं, अगर कोई इस तरह की घटना होती है, इसके बजाय इसके विपरीत हम ये कहें कि सदन के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए तुम आना मत। और वो कोई सामान्य सदस्य नहीं है, वो सदन का नेता है। सदन के नेता को आने से रोकना, और इस रोकने के लिए उचित शब्द होगा सदन में आने से वंचित करना। मुझे लगता है कि ये एक बहुत गंभीर बात है। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं। बाकी जो बातें मैंने आपसे कही कि मेरी नजर में, मुझे क्षमा करेंगे आप, इस मुद्दे के सामने वो सारी बातें गौण हो जाती हैं। जी जी, मैं प्रकाश जी बस इतना जोड़ दूं, ये जो तुम वाला है ना, ये कुछ लोग बहुत पर्पसली जानबूझ के यूज करते हैं। अगर ओम बिरला जी जहां से आते हैं वहां तुम बोला जाता है, ये मोदी जी को तुम बोलते हैं, ये अमित शाह को तुम बोलते हैं, ये राजनाथ सिंह को तुम बोलते हैं। जिस दिन ये मोदी जी को बोलेंगे तुम बैठो मोदी, अरे मोदी प्रधानमंत्री तुम बैठ जाओ, तो मैं मानूंगा कि ये उस भाषा से आते हैं। ये सब बहुत शातिर नहीं, लोग हैं, ये अपने से जो आपने जो कमजोर कहा, हैं तो मैं एक ही कहता हूं कि जिससे बहुत ज्यादा प्यार होता है, हम भारतीय जो है अपना भगवान को भी तुम और तुम क्या तू तक कह लेते हैं, लेकिन उसमें एक प्यार होता है, ममता होती है, आदर होता है। अगर हिकारत से आप तू और तुम कहते हैं, तो ये अनुचित है, असंसदीय माने या न माने। बिल्कुल। अब चूंकि प्रकाश जी आप वरिष्ठ में, एक और चीज अब आपने कहा है, इसका इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं फिर भी अपनी बात, अपने मन की बात कह दूं। ये जो एक हमारे यहाँ नया मीडिया का कल्चर आया है ना, कि आपके लड़के के उम्र का, आपके वो लड़का आपको प्रकाश, अच्छा तुम प्रकाश अब तुम बोलो, अच्छा प्रकाश अच्छा तुम बोलो, अच्छा राकेश तुम बोलो, अच्छा अंशु, ये एक नया कल्चर आ गया है। ये भारत का कल्चर नहीं है, ये मालूम नहीं क्यों लिया गया है। और इसको एक आदमी मैं देखता हूं, इसको कोई रोकता नहीं है भाई। मतलब 20-20, 25-25 साल के लड़के, 60-60, 70-70 साल के, मैं एज की रिस्पेक्ट कर लो भाई कम से कम।
डोंट रिस्पेक्ट एनीथिंग, आप बहुत बड़े पद पे हो। ये भी एक कहीं ना कहीं मीडिया ने इस बात को ठीक से वो किया है, जो ये एक नया कल्चर आ गया है फर्स्ट नेम लेने का कि हम अंग्रेज हो गए हैं। मैं एक छोटी टिप्पणी लेके फिर मैं बाकी लोगों के पास चला जाऊंगा। एक वाक्य मैं बोल दूं। जी। मैं समझता हूं कि इस बात की मेरी नजर में माननीय लोकसभा अध्यक्ष को छूट मिलनी चाहिए। कारण यह है कि उनकी बेटी आईएएस हो गई है और आईएएस जो हो जाते हैं उनको तू तड़ा करने की एक आदत हो जाती है, तो हो सकता है बार बार सुनने के कारण उनकी भाषा इन दिनों कुछ ज्यादा बदल रही हो। वैसे भी तो आप देख रहे हैं कि हमारे दोनों सदनों में सदस्यों को जिस तरह से रगेद के बाहर किया जाता है, ये भी दुनिया के अच्छे लोकतांत्रिक देशों में तो ऐसा मैंने नहीं सुना।